बोर्न-हेवर चक्र, बोर्न-हेवर साइकिल आज का टॉपिक है। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के लिए है और इसका यूनिट फर्स्ट है। आयनिक सॉलिड्स के अंतर्गत ये आता है। जो है आज जो कंटेंट्स डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, उसके अंतर्गत डिफिनीशन क्या है बोर्न-हेवर साइकिल का, एग्जाम्पल इसके क्या हैं और एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हैं। I am Dr. Magan Prasad, Associate Professor, Department of Chemistry, MSc Government PG College, भरतपुर, राजस्थान। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोर्न-हेवर साइकिल जो है ये कैसे उत्पन्न होता है और कैसे जो एग्जिस्टेंस में आया। तो सबसे पहले हम जालक ऊर्जा के बारे में देखते हैं। जालक ऊर्जा की परिभाषा में हम देखते हैं आयनिक युग्मों को गैसीय आयनों के संघनन से माना जाता है, लेकिन वास्तव में आयनिक क्रिस्टलों का निर्माण गैसीय आयनों के संघनन से कभी नहीं होता। अतः क्रिस्टल के लिए जालक ऊर्जा को प्रयोगों की सहायता से सीधे ही मालूम कर लेना अत्यंत कठिन है। केवल थोड़े से पदार्थों के लिए यह संभव हो सका है। उदाहरण के लिए 1932 में मेयर ने सोडियम क्लोराइड के लिए गैसीय अवस्था में साम का निर्माण किया। NaCl गैस, रिवर्सिबल Na प्लस गैस, Cl माइनस, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस तथा इन परिणामों को क्रिस्टलीकृत सोडियम क्लोराइड के वाष्प दाब के साथ मिलाने पर सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा 758.56 किलोजूल पर मोल प्राप्त की गई। परंतु अधिकांश यौगिकों की जालक ऊर्जा को इस प्रकार से ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः जालक ऊर्जा की परिभाषा का महत्व काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन हैश के नियम की सहायता से जालक ऊर्जा की मान की गणना की जा सकती है। हैश के नियम के अनुसार क्या है? उत्पादों के निर्माण में हैश के नियम के अनुसार उत्पादों के निर्माण में कुल ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करती तथा किसी प्रक्रम में कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। जिस प्रकार किसी स्थान से किसी अन्य स्थान पर पहुंचने के चाहे किसी ही मार्ग का उपयोग किया जाए, तय की गई कुल उस ऊर्ध्वाधर दूरी हमेशा समान ही रहेगी तथा वापस उसी स्थान पर आने पर चक्रीय पथ कुल ऊर्ध्वाधर दूरी शून्य होगी। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक जब किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उत्पाद को चाहे किसी भी काल्पनिक या वास्तविक एक या अनेक पदों से निर्मित माना जाए, उसके निर्माण में निकली ऊर्जा, संभवन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तो इसके लिए क्या है कि मैक्स बोर्न तथा फ्रिट्ज हैबर ने स्वतंत्र रूप से आयनिक यौगिकों की संभवन ऊष्मा की कुछ ऐसे काल्पनिक पदों द्वारा गणना की जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण प्रयोगों द्वारा निकाला जा सकता है था। ये विभिन्न पद जो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी हैं, एक चक्र का निर्माण करते हैं। अतः किसी आयनिक यौगिक के लिए इस प्रकार के प्रक्रम को ये विभिन्न पद जो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी हैं, एक चक्र का निर्माण करते हैं। अतः किसी आयनिक यौगिक के लिए इस प्रकार के प्रक्रम को बोर्न-हेवर चक्र कहा जाता है। कुल उत्सर्जित तथा अवशोषित ऊष्मा के अंतर में आयनिक यौगिक की संभवन ऊष्मा की गणना की जाती है। यह संभवन ऊष्मा प्रयोगों द्वारा भी निकाल ली जाती है और इस प्रकार से प्राप्त समीकरण से अज्ञात ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम धातु तथा क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड के निर्माण को निम्न पदों, एक काल्पनिक तथा दूसरा वास्तविक, द्वारा अध्ययन कर संभवन ऊष्माएं मालूम कर ली जाती है, जो हेज के नियम के अनुसार समान होनी चाहिए। इन पदों की सहायता से बोर्न-हेवर चक्र का निर्माण किया जा सकता है। जैसे ये है पथ फर्स्ट है, काल्पनिक पदों द्वारा सोडियम क्लोराइड की संभवन ऊष्मा की गणना। सोडियम परमाणुओं का निर्माण कैसे होगा? तो सोडियम सॉलिड, सोडियम ठोस प्लस सब्लिमेशन एनर्जी, सोडियम गैस, सब्लिमेशन एनर्जी का वैल्यू इतना आता है। इसी तरह से दूसरा पद है सोडियम आयनों का निर्माण, तो सोडियम गैस प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल, सोडियम प्लस गैस प्लस ई, आई का वैल्यू इतना आता है।
इसी तरह से क्लोरीन परमाणुओं का निर्माण, क्लोरीन गैस प्लस डिसोसिएशन ऊर्जा हाफ डिसोसिएशन गैस, डी का वैल्यू इतना आता है। इसी तरह से क्लोरीन आयनों का निर्माण, तो Cl गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस गैस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई का वैल्यू जो है इतना निकलता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को जो है इसमें ऐड करा दें तो इतना एनर्जी निकलेगी। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का निर्माण, तो सोडियम प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, तो ये सोडियम प्लस गैस प्लस Cl माइनस आपस में आकर्षण के कारण Na प्लस Cl माइनस ठोस प्लस U बराबर लैटिस एनर्जी -757। उपर्युक्त सभी 5 पदों को जोड़ने पे Na ठोस प्लस हाफ Cl2 गैस प्लस S प्लस I प्लस हाफ D, ये Na प्लस Cl माइनस गैस ठोस, Na प्लस Cl माइनस ठोस प्लस E प्लस U। अतः पद फर्स्ट से सोडियम क्लोराइड के बनने पर कुल ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा H फर्स्ट उसकी सैद्धांतिक रूप से निकाली गई संभवन ऊष्मा है। तो डेल्टा H फर्स्ट बराबर क्या हो गया, -E माइनस U प्लस S प्लस I प्लस हाफ D। अब इसका प्रायोगिक मान निकालते हैं दूसरे पद से। सोडियम क्लोराइड की संभवन ऊष्मा का प्रायोगिक मान 1 मोल ठोस सोडियम तथा हाफ मोल Cl2 गैस की किसी बंद बर्तन में क्रिया कराई जाती है पद सेकंड। यह क्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः अभिक्रिया की ऊर्जा प्रयोगों द्वारा माप लेते हैं। यही सोडियम क्लोराइड की प्रायोगिक संभवन ऊष्मा -Q है। अतः Na ठोस प्लस हाफ Cl2 गैस, Na प्लस Cl माइनस ठोस प्लस Q डेल्टा H सेकेंड इज इक्वल टू -Q। हेज के नियमानुसार डेल्टा H फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा H सेकेंड, तो अतः -Q इज इक्वल टू S प्लस I प्लस हाफ D माइनस E माइनस U। उपर्युक्त सभी पद तथा पदों को इस फिगर में दिखाए गए बोर्न-हेबर चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, सब्लिमेशन ऊर्जा Na गैस प्लस हाफ Cl2 गैस, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल Na प्लस गैस प्लस E माइनस हाफ Cl2 गैस, डिसोसिएशन ऊर्जा dy2 Na प्लस गैस प्लस E माइनस Cl गैस, पाथ फर्स्ट -E, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, देन फिर लैटिस एनर्जी, Na प्लस Cl माइनस सॉलिड। अब फिर पाथ सेकंड से Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, बंद पात्र में इसको गर्म किया गया है, रिएक्शन कराया गया है, तो माइनस की ऊर्जा निकलती है। फिर Na प्लस प्लस Cl माइनस सॉलिड बनती है। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों केस में जो है बराबर आना चाहिए। बोर्न-हेबर चक्र के अनुप्रयोग। यह चक्र सभी चक्रीय तंत्रों पर लागू होता है, ताकि इस चक्र में अज्ञात ऊर्जा की गणना के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी तंत्र में बोर्न-हेबर चक्र के प्रयोग हेतु अभिक्रमकों में उत्पादों तक पहुंचाने के लिए 2 अलग अलग पथ लिखे जाते हैं, तब कुल ऊर्जा परिवर्तन के समीकरण में रखकर अज्ञात राशि की गणना कर ली जाती है। जैसे चालक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुकता का ज्ञात करना, आयनिक यौगिकों के अस्तित्व में स्थायित्व का पूर्वानुमान, अपेक्षाकृत अस्थायी आयनों के लवणों का अस्थायित्व, तो ये सब जो है सो हम मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे किसी एक का अगर पता नहीं है, दूसरे का पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, चालक ऊर्जा आयनिक यौगिकों के लिए बनाए गए बोर्न-हेबर चक्र में अधिकांश ऊर्जा परिवर्तन Q, S, I तथा D के मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। अतः अन्य 2 राशियों E तथा U में से किसी एक का मान ज्ञात होने से दूसरी राशि का मान हम निकाल सकते हैं।
इसे हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुकता का मान प्रायोगिक विधि से सही सही ज्ञात किया जा सकता है। अतः धातु एलाइडों की चालक ऊर्जा के मानों को बोर्न-हेबर चक्र द्वारा आसानी से गणना की जा सकती है। जिन धातुओं के इलेक्ट्रॉन बंधुकता का विश्वसनीय मान प्रायोगिक द्वारा नहीं निकाला जा सकता, उनकी चालक ऊर्जा यू के मान की गणना बोर्न समीकरण या किसी अन्य समीकरण द्वारा निकाल लिया जाता है। यदि संरचना ज्ञात हो, इस आधार पर इस मान को बोर्न-हेबर चक्र द्वारा प्राप्त समीकरण में रखकर इलेक्ट्रॉन बंधुकता ज्ञात कर ली जाती है। प्रोटॉन बंधुकता का ज्ञात करना। गैसीय अवस्था में एक मोल क्षार बी द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे क्षार की प्रोटॉन बंधुकता कहती है। इसी तरह से ऋणायन के लिए जो है सो ऋणायन भी क्षार है, इनकी प्रोटॉन एक मोल गैसीय ऋणायन के एक मोल प्रोटॉन के साथ संयुक्त होने पर मुक्त हुई ऊर्जा होगी बी गैस प्लस एच प्लस गैस बी एच प्लस गैस प्लस पी है। और ऋणायन के लिए एक्स माइनस गैस प्लस एच प्लस गैस एच प्लस एक्स माइनस गैस प्लस पी है। एच प्लस एक्स माइनस के निर्माण में काम में आने वाली ऊर्जाओं को निम्न चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एच प्लस गैस प्लस ई प्लस एक्स। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस गैस प्लस एक्स गैस, इससे जो है सो एच प्लस एक्स गैस और प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल से तो इस साइकिल के द्वारा देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्स गैस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एच प्लस गैस प्लस एक्स माइनस गैस, और फाइनली जो है सो प्रोटॉन एफिनिटी एच प्लस गैस प्लस एक्स माइनस गैस एच एक्स गैस। ये तो मल्टी स्टेप हो गया, और एक स्टेप में एच गैस प्लस एक्स गैस। तो हैज़ के नियम अनुसार इधर से भी जो है सो डिसोसिएशन के फलस्वरूप जो है एच प्लस एक्स माइनस गैस, तो माइनस डी इज इक्वल टू आई माइनस ई माइनस पी है, पी ए इक्वल टू आई प्लस डी माइनस सी। आयनिक युग्मों के अस्तित्व एवं अस्थायित्व का, तो इससे हम प्रोटॉन एफिनिटी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे आई क्या है, एच की आयनन ऊर्जा है, ई क्या है, एक्स की इलेक्ट्रॉन बंधुता है, पी ए इक्वल टू प्रोटॉन बंधुता है, डी इक्वल टू एच एक्स की वियोजन ऊर्जा है। आयनिक युग्मों के अस्तित्व एवं अस्थायित्व का पूर्वानुमान, कोई कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है उसका पूर्वानुमान हम इस बोर्न-हेबर चक्र के द्वारा निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। किसी अज्ञात या ज्ञात आयनिक यौगिक के लिए बोर्न-हेबर चक्र के विभिन्न पदों की ऊर्जा विचार करके इस यौगिक के अस्तित्व एवं अस्थायित्व के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमें काल्पनिक यौगिक NaCl2 Na2 प्लस प्लस 2Cl माइनस के निर्माण पर विचार करते हैं। सोडियम के ऊपर प्लस 2 आवेश तथा क्लोराइड आयनों की संख्या में वृद्धि होने में NaCl2 की चालक ऊर्जा NaCl की तुलना में अधिक होगी। साथ ही क्लोराइड आयनों की संख्या 2 हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन बंधुकता का मान दुगुना हो जाएगा। परंतु इसके साथ ही सोडियम के आयनन भी हो I1 प्लस I2 में आयनिक वृद्धि हो जाती है। सैद्धांतिक रूप से गणना करने में NaCl2 की चालक ऊर्जा U बराबर -2155 किलोजूल पर मोल प्राप्त होती है। बोर्न-हेबर चक्र द्वारा NaCl2 के लिए निम्न समीकरण प्राप्त होती है, जिससे अन्य सभी पदों का मान रखने पर NaCl2 की संभावना ऊष्मा Q प्राप्त होती है। Q इज इक्वल टू एस प्लस I1 प्लस I2 प्लस D माइनस 2E माइनस U। और ये टोटल वैल्यू अगर हम निकाल के, तो एस बराबर इतना I1 I2 D, और इधर U और 2E ये सब जोड़ के देखते हैं तो 2556 किलोजूल पर मोल इसकी जो सो एनर्जी संभवन ऊष्मा प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि NaCl2
NaCl2 की समान उष्माशोषी होने के कारण इसके निर्माण में इतना का अवशोषण होगा, अतः इसका अस्तित्व संभव नहीं है। दूसरी ओर NaCl के निर्माण में इतना 381.1 किलोजूल पर मोल ऊर्जा निकलती है, इससे यह एक अति अस्थायी लवण है। तो इसके बारे में बताया जा सकता है। अपेक्षाकृत अस्थायी लवणों आयनों के लवणों का अस्थायित्व। जब हम अपेक्षाकृत अस्थायी आयनों के लवणों के अस्थायित्व पर विचार करते हैं तो निम्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए Ca2+ के निर्माण में Ca+ के निर्माण से 1145 किलोजूल पर मोल Ca की द्वितीय आयनन ऊर्जा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः Ca+ की अपेक्षा Ca2+ आयन बहुत अस्थायी होना चाहिए, परंतु CaF2 एक स्टेबल कंपाउंड है, जबकि Ca+ अधिक अस्थायी होने के उपरांत भी CaF अस्थायी नहीं होता। कारण जानने के लिए हम बोह्रेमर चक्र का निर्माण कर दोनों यौगिकों की संभावना ऊष्माओं का गणना करके उनकी तुलना करते हैं। जैसे Ca2 यहाँ से लेते हैं Ca सॉलिड प्लस F2 गैस S+D, Ca गैस प्लस 2F गैस, फिर I2 प्लस I1, Ca2+ गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2F गैस, फिर 2E Ca2+ गैस प्लस 2F माइनस गैस माइनस U2 CF2 सॉलिड। और फिर इधर देखते हैं Ca+F सॉलिड Ca सॉलिड है, Ca सॉलिड प्लस 2F2 गैस, Ca गैस प्लस F गैस हाफ D, फिर I1 Ca प्लस गैस प्लस E माइनस प्लस F गैस, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Ca प्लस गैस प्लस F माइनस गैस, F माइनस गैस, फिर लैटिस एनर्जी CaF सॉलिड तो CaF की चालक ऊर्जा 795 किलोजूल पर मोल गणना करके ज्ञात कर ली जाती है तथा इसकी समान ऊष्मा की गणना बोह्रेमर चक्र के समस्त पदों की ऊर्जा के समीकरण में रखकर निकाल लेते हैं। तो CaF के लिए हमारी जो वैल्यू आती है वो 260 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन CaF2 के लिए हमारे पास 1243 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि CaF2 की संभावना CaF की अपेक्षा अधिक है, जिससे CaF2 अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। अतः यदि किसी प्रकार CaF बनने में सफलता मिल भी जाती है तो भी यह सतत रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया द्वारा CaF2 व Ca में अपघटित हो जाएगा, जिससे 23 किलोजूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होगी। 2 CaF 2 × -260 और CF2 + Ca + x -1243 + 0 + x, इसलिए x = 723 किलोजूल पर मोल। तो इस तरह से दो न्यूमेरिकल है, इसको इसी के आधार पे जो है सो कर सकते हैं बच्चे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।